राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है उसके खिलाफ पहले खुद सचिन पायलट ने तीखी प्रतिक्रिया दी, फिर पीएम मोदी के बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी निशाना साधा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने भीलवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजेश पायलट ने एक बार कांग्रेस के इस परिवार को चुनौती दी थी, लेकिन ये ऐसा परिवार है कि राजेश को तो सजा दी ही, साथ ही साथ अब उनके बेटे सचिन पायलट को भी सजा दे रहे हैं। इस पर पायलट ने कहा कि पीएम मोदी का बयान तथ्य से परे है और लोगों का ध्यान भटकाने वाला है। राजस्थान की जनता चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। यानी जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने थोड़ा हलचल जरूर बढ़ा दी है, लेकिन सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि तथ्यों से परे ये बात है। उधर अशोक गहलोत ने भी जवाब दिया है। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कल मतदान होगा और जो भी परिणाम आना है वो किसी के कहने से आने वाला नहीं है। मतगणना 3 तारीख को होगी और सब पता पड़ेगा कि किसका भाषण ज़्यादा प्रभावी था, कौन झूठ बोल रहा था, कौन सच बोल रहा था। जनता ही पोल खोलती है, पोलिंग के माध्यम से बहुतों की पोल खुलेगी, तो 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब पता पड़ेगा कि कौन सही था, कौन गलत था। बहरहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत बात करने के बजाय सैद्धांतिक बात हम करें, आरोप लगाने के बजाय अपने गिरबान में झांक कर देखें और दूसरों की कमियां निकालने के बजाय अपनी रिपोर्ट का जनता के बीच में लेकर जाएंगे, वो एक बेहतर तरह की राजनीति होती है। अब राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है, उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजेश पायलट को भी लेके आगे घसीट करके। लाडले तो अगर किसी को बनना है तो पब्लिक का बनना चाहिए, और लाडला बनने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी और नेता की ज़रूरत है। वो तो अपना त्याग, तपस्या, समर्पण, सेवा और लगातार जनता के बीच में रहकर जो रिश्ता कायम होता है वही सबसे बड़ी पूंजी नेता की होती है, और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। इसी प्रकार के मेरे संस्कार हैं बचपन से। बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ एलेज किया गया, लेकिन मैंने कभी भी कोशिश करी अपना संयम ना खोने की और हमेशा पब्लिक के बीच एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करने की, और लोकतंत्र को मजबूत करने में विरोधियों को भी आलोचना अगर हमें करनी है तो संयमित भाषा से करनी चाहिए। कल मतदान होगा और जो भी परिणाम आना है वो किसी के कहने से आने वाला नहीं है। मतगणना 3 तारीख को होगी और सब पता पड़ेगा कि किसका भाषण ज़्यादा प्रभावी था, कौन झूठ बोल रहा था, कौन सच बोल रहा था। जनता ही पोल खोलती है, पोलिंग के माध्यम से बहुतों की पोल खुलेगी, तो 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब पता पड़ेगा कि कौन सही था, कौन गलत था। बहरहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत बात करने के बजाय सैद्धांतिक बात हम करें, आरोप लगाने के बजाय अपने गिरबान में झांक कर देखें और दूसरों की कमियां निकालने के बजाय अपनी रिपोर्ट का जनता के बीच में लेकर जाएंगे, वो एक बेहतर तरह की राजनीति होती है। आलोक सर हमारे साथ हैं, युवराज पोखरना हमारे साथ हैं। आलोक सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया राजेश पायलट को लेकर, उसमें कुछ सच्चाई आपको नजर आ रही है या फिर चुनावी मौसम में ये बयान बस दे दिया गया है? साथ ही साथ सचिन पायलट जिस तरीके से सफाई दे रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले तो कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति राजस्थान में नजर आ रही थी, अभी बहुत आगे एक स्टेप लेकर वो कह रहे हैं नहीं, जैसा कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए रचना जी, मैं चूंकि सचिन पायलट ने एक भी शब्द उस तरह का नहीं कहा, ये एक शालीनता उसकी तारीफ में करता हूं।
और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए व्यक्तिगत नहीं करके जो हमने काम किया है या जो वो काम कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। उन्होंने बड़ा सतर्कता के साथ जवाब दिया है। गहलोत जी की नाराजगी चूंकि राजेश पायलट के साथ, मैं इसलिए थोड़ा बताऊंगा कि मैं राजेश पायलट जी से बहुत परिचित था पत्रकार के नाते, कोई हम ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी जो अच्छे युवा नेता उभर के आते हैं, सचिन पायलट को भी हम और आप अपने चैनल पे भी, मैं भी इंटरव्यू किया और भी लोग करते रहे। तो अशोक गहलोत जी को भी तब से जानता हूं जब यूथ कांग्रेस से वो पहली बार इंदिरा गांधी के समय से वो भी आए, तो इसलिए। लेकिन अशोक गहलोत परेशानी चूंकि उनको तो पहले ही राहुल गांधी और उन्होंने बार बार नकेल डाल करके परेशान किया था। मोदी जी की बात जब कह रहे हैं तो अब चूंकि मैं ये कह सकता हूं कि मेरी पुस्तक है राव के बाद कौन, वो 93 की किताब, ऐसा नहीं अभी लिखी गई है। उसमें राजेश पायलट भी एक प्रधानमंत्री में, मैंने कौन हो सकता है प्रधानमंत्री भारत का, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, राजेश पायलट भी थे एक चैप्टर, और माधवराव सिंधिया भी थे और शरद पवार भी थे। इसलिए अब मैं और नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत 7-8 ऐसे नाम रखे गए थे। मैंने सोचा कि हु आफ्टर नेहरू जैसा हुआ तो इंदिरा गांधी के बाद, राजीव जी के बाद तो संकट आ गया था, तो इसलिए जो मोदी जी ने विस्तार से कहने की जरूरत नहीं थी, संकेत दिया, क्योंकि वो कांग्रेस में सीताराम केसरी से परिचित था, बहुत पुराना, वो तो पार्टी के पुराने नेता थे, अध्यक्ष भी थे। उनको अध्यक्ष के समय में चुनौती दी थी राजेश पायलट ने, और उस समय पहले चूंकि कठपुतली कोई रहे जैसे खड़गे जी बनाए गए हैं, सीताराम केसरी को भी पहले कांग्रेस के कई लोगों ने सोचा था वो हमारे हिसाब से चलेंगे, इसलिए नरसिंह राव चूंकि बहुत उनको परेशानी में डाल रहे थे, सोनिया गांधी कहिए या राजीव गांधी के हत्याकांड को ठीक से जांच में ढिलाई है ये आरोप लगा करके केसरी जी को बनाया था इसी ग्रुप में जो गांधी परिवार के साथ ज्यादा था। राजेश पायलट भी अब ऐसा तो नहीं, राजीव गांधी इंदिरा गांधी उनको राजनीति में लाई, बैकग्राउंड थोड़ा अपने दर्शकों को बताना जरूरी था, लेकिन ये सही है कि वो कठपुतली नहीं बन सकते थे। और यही नहीं, सचिन पायलट भी अपनी उनकी अचानक जिस तरह से सड़क दुर्घटना में हुआ वो एक अलग बात है। हाँ। वो भी एक विवाद है कि क्यों उसकी कोई जांच का रिपोर्ट नहीं आ पाई कि क्या था। आरोप तो उनके और लोग, मैं उस बारे में यहाँ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसे संदिग्ध बातें थी जिसके खिलाफ उन्होंने काम किया था, जो ऐसे लोग जिनको जेल भी भेजा गया तो उनसे नाराजगी थी उनकी, और वो कश्मीर के भी इंचार्ज थे। इसलिए मोदी जी ने तो खाली संकेत दिया कि भाई उनको भी परिवार ने उतना मौका नहीं दिया, वरना वो परिवार कह सकता था कि भाई नरसिंह राव ने राजेश पायलट को बनाया, या उनके बाद में जब मनमोहन सिंह के बाद में तो वो नहीं रहे थे। वरना आप देखिए सचिन पायलट को या ज्योतिरादित्य जो अब उधर चले गए हैं माधवराव सिंधिया के बाद, माधवराव सिंधिया तो ने मुझे कहा था कि अरे आपने मेरा नाम लिख दिया प्रधानमंत्री में तो मेरे सब और दुश्मन पार्टी में सब लोग हो जाएंगे, ये लोग भी मुझे नहीं चाहेंगे। अब वो बातें तो कुछ तो ऑफ द रिकॉर्ड थी, बाद में तो वो साथ में रहे भी परिवार के, ज्योतिरादित्य भी रहे, लेकिन आज ज्योतिरादित्य बाहर हो गए, सचिन पायलट नहीं गए, वो ठीक है क्योंकि उनका अपनी परिस्थिति है या सोच है या अपनी आगे की रणनीति वो तय करते हैं। लेकिन पार्टी में ये कोई मोदी जी ने ऐसा विस्फोट ज्यादा नहीं किया है, उन बातों को तो उठाया ही नहीं है जिसकी वजह से पार्टी में क्या होता था। लेकिन हाँ, क्योंकि जिस इलाके में वो गए हैं, यदि वहां राजेश पायलट को और सचिन को पसंद करने वाले लोग हो तो बताना तो जरूरी है कि भाई ये तो सब धोखा देते हैं। तो उनके साथ जो किया गया, पार्टी में नीचे से ऊपर करके आते हैं, हर पार्टी में जरूर नहीं कि वो बने, लेकिन वो एक बहुत ही काबिल नेता थे राजेश पायलट। मोदी जी भी चूंकि संगठन के आदमी रहे, उन्होंने भी उनको देखा है और उनके काम को जाना है। कश्मीर को लेकर के जो आज समस्या से मोदी जी ने काम किया, वो राजेश पायलट उस समय कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, और कश्मीर में भी वो गुर्जर समुदाय के बारे में भी बात राजेश पायलट की थी, लोगों को नहीं मालूम है। इसलिए गुर्जर के इलाकों में जाकर के यदि मोदी जी उनके योगदान को उनका कांग्रेस ने कैसे उनके साथ किया, और सचिन पायलट को भी वायदा किया गया बार बार कि मुख्यमंत्री बनाए, उन्होंने तो यही कहा ना, उन्होंने कोई गाली नहीं दी, राजेश पायलट को दी न सचिन को दी, उन्होंने तो कहा भाई उनको वायदा जो किया गया था धोखा दिया जा रहा है। कल आपने कहा कि भाई आपका इंटरव्यू प्रसारित करेंगे, आप इंटरव्यू लेके आए उसको नहीं प्रसारित करेंगी तो कहेंगे ना कि भाई आपने धोखा दिया, आपने युवराज से बात किया और बाद में कह दिया कि नहीं हम तो नहीं दिखाते। कोई आपत्तिजनक हो ना दिखाएं, लेकिन आप इंटेंशनली खाली रिकॉर्ड करके रख लें और उसको धोखा ही कहा जाएगा ना, या किसी नेता का लेकर के आए उनको धोखा दे दें, जो कई ऐसे स्टिंग ऑपरेशन में हुआ। जब नोट खरीदी वाला जब मामला आया था सांसदों की, तो एक दो चैनल ने ऐसा किया था, तो आरोप आ गया कि भाई आप धोखा दे दिया, आपने तो हमने आपको बुलाया कि आप टेप कर लीजिए, उसके बाद में आपने नहीं दिखाया। तो मैं मानता हूं कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री के नाते भी जिम्मेदार हैं, और यदि थोड़ा सा चुटकी लेते हैं उनकी भाषा में, राजनीतिक चुनावी मैदान में तो नेचुरली वो इसीलिए तो लोकप्रिय हैं
चुटकी भी लेंगे और जिसको कहते हैं काटो खून निकले लेकिन घाव आए, जो कल उन्होंने कहा भी कि बिना घाव आए भी लोग परेशान हैं। तो खड़गे जी पर यदि वो बोलते हैं, यदि मैं याद दिलाता हूं कि भाई देखिए आप सीरियल देखिए, अभी चल रहा है स्कैम 2003 नेटफ्लिक्स पर, आप भी देखिए कहीं पर, उस पर दूसरे पर किसी उस पर है ओटीटी पर, जो खड़गे जी उस समय वही प्रमुख मंत्री थे उस सरकार में जब तेलगी कांड हुआ, जब वीरप्पन का कांड जो सबसे बड़ा चंदन चौर मतलब डाकू जो था कर्नाटक में, तो खड़गे जी अब उसकी चर्चा करें तो आप कहेंगे क्यों चर्चा कर रहे हैं, वीरप्पन तो रहा नहीं, तेलगी भी मर गया, लेकिन इस टाइम पे इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम वही था। तो इस तरह के जो घोटाले करने वाले लोग हैं, उसका जिक्र करें या किसी को और धोखा हमें देने की नहीं बात भूलना करें। चाहिए आलोक सर, हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही सचिन पायलट हैं जो पिछले दिनों अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए थे। और चूंकि जो गुर्जर समाज है उनका बड़ा सपोर्ट रहता है, तो युवराज ये सवाल मेरा आपसे है, क्या गुर्जर समाज को अपनी तरफ करने के लिए या फिर उनके वोट बैंक के लिए पीएम मोदी ने अपने जहन में रखते हुए ख्याल ये बयान दिया होगा जिससे कि बीजेपी को फायदा हो, या फिर सचिन पायलट भी हो सकता है कि बीजेपी की तरफ उनका रुझान दिख जाए? एक सवाल ये, साथ ही साथ दूसरा सवाल ये जिसका जिक्र मैंने किया कि सचिन पायलट तो अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे पिछले दिनों, अभी साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। राजस्थान की जनता यकीन कर पाएगी क्या कि जहां बिखराव था वहां एकजुटता दिखाने की कोशिश है, तो सब कुछ ठीक है क्या? देख रहा हूं मोदी जी और सचिन पायलट। पहले एक जनता की बात कर लेते हैं। 200 सीटों में से लगभग आप मान के चले कि 30 से 40 सीट राजस्थान में जहां गुर्जरों का अच्छा खासा प्रभाव है। यदि 40 सीट हम ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, तो 25% सीट जो राज्य की है उस पर गुर्जरों का वर्चस्व प्रभाव है। गुर्जरों की आबादी लगभग 70-80 लाख है और वोट अगर आप परसेंटेज देखें वोटर में तो 7 से 8% है। ठीक है, तो ये समुदाय काफी मजबूत रहा है और इस समुदाय के जो सबसे बड़े नेता थे वो स्वर्गीय राजेश पायलट साहब थे। अब उनके जाने के बाद समुदाय की जो आशा थी, जो उनका चिराग था, चश्म चिराग, वो सचिन पायलट साहब थे। पायलट साहब के साथ धोखे पे धोखा होता रहा है। तो ये देख के कहीं ना कहीं गुर्जर समुदाय जो है वो कांग्रेस से थोड़ा खफा और नाराज है। दूसरा, यदि मैं जातिगत बात अगर करूं, जातीय समीकरण की बात करूं, तो गुर्जरों की तरह मीणा समुदाय भी काफी प्रभावशाली है और कभी भी कहा जाता है एक मियान में दो तलवार नहीं रहती। तो चूंकि मीणा परंपरागत तौर पे कांग्रेस के समर्थक हैं, इसीलिए जो गुर्जर समुदाय है कहीं ना कहीं वो 50-50 हो चुका है। कांग्रेस से हटके भाजपा के समर्थन में गुर्जर समुदाय आ रहा है। दूसरा, पिछले चुनाव में 200 में से जितना मुझे जानकारी है 13 से 14 विधायक ऐसे हैं जो गुर्जर समुदाय के हैं। और यदि आगे आप बात करें जिला वाइज, तो करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भरतपुर, दौसा, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, झुंझुनू, अजमेर, ये प्रबुद्ध जगह है जहां गुर्जरों का वर्चस्व है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग समीकरण है। कांग्रेस का परंपरागत वोट गुर्जर इस बार मुझे कहीं ना कहीं 50-60% बीजेपी की तरफ उसका रुझान दिख रहा है। ये हो गई ये जनता की बात। अब ये सेंटीमेंट जो है, तो मोदी जी एट द एंड ऑफ द डे एक राजनेता है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कमान उनके पास है, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और पार्टी का चेहरा है। तो स्वाभाविक तौर पे जब वो कैंपेन करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि ये सब चीजें या कोई भी बात को वो छोड़ेंगे। तो इस सेंटीमेंट को कैश करने की उनका जो प्रयास है, मैं उसको 10 on 10 मार्क करता हूं। और जैसा आलोक सर ने कहा, कोई नेगेटिव कैंपेन नहीं किया उन्होंने, अपने मुंह से स्वीकारा कि सबसे बड़े नेता राजेश पायलट जी, उनके साथ अन्याय हुआ और यही वो कांग्रेस है जो उनके चश्म चिराग सचिन जी के साथ भी अन्याय कर रही है और मैं गुर्जरों का हितैषी हूं। ये उन्होंने एक साउंड मैसेज दे दिया। नंबर 2, सचिन पायलट की जब बात करते हैं तो ये एग्जाम में जो धांधली हो रही है, चिट्ठा स्कैम हो रही है, एग्जाम स्कैम, भर्ती स्कैम, ये सब स्कैम को लेके माननीय सचिन पायलट जी अपने समर्थकों के साथ सड़क पे उतरे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नेशनल मीडिया में, रीजनल मीडिया में, लोकल मीडिया में बकौल सचिन पायलट इंटरव्यू दे रखे उन्होंने कि हमारी सरकार के भ्रष्ट मंत्री फला स्कैम में है, हमारी सरकार आंख बंद करके सो रही है, काम नहीं कर रही। और ये होने के बाद आज उनका समीकरण शायद बैठ गए हो, गांधी परिवार के सौजन्य से शायद ये समीकरण बैठ चुका हो गहलोत जी के साथ। तो आज आके जब वो टैसिट तरीके से, ये किस समीकरण की बात आप कर रहे हैं? कहीं ये समीकरण वो तो नहीं जिसमें सचिन पायलट से वादा कर दिया गया हो कि अगर कांग्रेस आती है सत्ता में तो आप होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा? कहीं ये इंडिकेशन तो नहीं दे रहे हैं आप?
अशोक गहलोत जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सत्ता मुझे नहीं छोड़ती। इसका मतलब क्लियर है, वो कभी जाने नहीं वाले। चाहे वैभव गहलोत पे ईडी की कार्रवाई हो, चाहे वैभव गहलोत को सीबीआई ले जाए, जो कि एक इल्जाम लगता है कि हमें दबाने के लिए आप ये केसेस करते हैं। मान लेते हैं कि भाजपा इनको दबाने के लिए केस करती है, मैं कह रहा हूं मान लेते हैं, लेकिन बेटा भी अगर कुर्बान हो जाए तो भी गहलोत साहब कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो सचिन जी को तो समीकरण से बाहर रखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो लॉयल फुट सोल्जर बन के सचिन जी जो दाव खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक खिसकेगा, क्योंकि जो उनके भी समर्थक विधायक हैं, उनको भी सत्ता की मलाई चखनी है। कोई एमएलए चाहता है कि कभी मंत्री बने, एमओएस बने, कैबिनेट बने। कब तक उनको अगर आप मंत्रालय से वंचित रखेंगे, कब तक वो समर्थक टिके रहेंगे? आज नहीं तो कल हो सकता है कि सचिन जी तो वफादार बन के रहे, उनके नीचे का जो खेमा है वो भाजपा में चले जाए। तो ये मुझे लग रहा है कि भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है, पॉजिटिव उन्होंने खेल लिया, और अंदर ही अंदर से सचिन पायलट घुट रहे होंगे। वो कितने भी वफादार बने, लेकिन उनके समर्थक ठगे महसूस कर रहे हैं। हाँ। उनके जो विधायक है, यानी आप उनका ये एक इशारा थ्रेशोल्ड कर आ रहे चुका हैं है। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट या तो शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर खुद भी नहीं होते हैं तो उनके जो नीचे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो कम से कम अपनी जगह बदल लेंगे, जिससे कि कांग्रेस को नुकसान होगा। आलोक मेहता सर, चूंकि आज तो पाला बदलना ही उनके हित में है आज की तारीख में। क्या कह रहे हैं? पाला बदलना ही उनके हित में रहेगा, नहीं तो अच्छा। उनका जो घर है वो लूट जाएगा नीचे से। हालांकि अपनी अलग पार्टी बनाने की भी बात बीच में सामने आई थी, लेकिन अभी चूंकि चुनाव नजदीक थे, इसीलिए जैसे तैसे बातों को समेटने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान की रही, और फिर सब कुछ ठीक है ये मैसेज देने की भी कोशिश राजस्थान के लोगों में कांग्रेस की रही। लेकिन आलोक सर, एक तरफ तो तेलंगाना में आज सभी दिग्गज पहुंचे हुए हैं। देखिए वहां तो अब आने वाले तारीख की तैयारी हो रही है, वोटिंग की तैयारी हो रही है, जब 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन इधर कांग्रेस राजस्थान में पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस का ये राजस्थान का जो ट्रेंड है वो बताता है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, और बीजेपी कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं जिनमें मुख्य मुकाबला होता है। अब अशोक गहलोत बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मैं तो सत्ता छोड़ना चाहता हूं, यही मुझे नहीं छोड़ती है, ये कुर्सी जो सीएम की है ये मुझे नहीं छोड़ती है, जबकि भ्रष्टाचार के मामले, खुद सचिन पायलट किस तरीके से हमलावर थे, लाल डायरी का जिक्र उनके अपने ही नेता ने कर दिया। ऐसे में जब चारों तरफ से घिर जाएं, पेपर लीक का मामला जिस पर बीजेपी पुरजोर तरीके से सवाल करती रही, इन सभी मुद्दों के बीच में क्या कोई ऐसी गुंजाइश नजर आती है जिसे कहते हैं कि जीवन दान मिल जाए कांग्रेस को, या असंभव है? देखिए रचना जी, हम लोग चूंकि कल मतदान होना है, हम और आप भविष्यवाणी भी नहीं करना चाहते, न करेंगे। हमारा ये मानना जरूर है कि हाँ, जो कल्याण के काम किए, आज भी ये मानना होगा अशोक गहलोत की सरकार ने क्या, मतलब जो सरकार में वो चूंकि कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके कुछ योजनाओं का प्रभाव जहां लाभ मिला है उसका उनको लाभ मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री उनकी दावेदारी पर भी आप और हम नहीं प्रश्न चिन्ह लगाते, न सचिन की लगाते। मैं इससे भी ज्यादा, मैं आगे की फिर आपको बात कहना चाहता हूं। लेकिन आलोक सर, जब काम का ध्यान होगा, जब काम गिनाए जाएंगे तो याद आएगा कन्हैया लाल हत्याकांड, याद आएगा महिलाओं के साथ कैसे कैसे केसेस हुए हैं, क्या महिला सुरक्षा को लेकर जवाब नहीं दिए जाते हैं, या फिर मामले गोलमोल कर दिए जाते हैं। ये सब भी रहेगा मुझे लगता है जहन में राजस्थान के लोगों के। आप अपनी बात पूरी करें। यही नहीं, इसके जी, इसमें यही मैंने इसलिए कहा, काम अच्छे किए, लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ नीचे पहुंचा ही नहीं। अस्पताल वही भी कह दिया 50 लाख का दे देगी बीमा, लेकिन क्या अस्पताल वाले भी उसका फायदा उनको देते हैं, या कुछ अस्पताल वाले खुद ही बिल बना करके ले लिया। कई राज्यों में ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि दूसरी तरफ जो आपने कहा, चाहे कन्या हत्याकांड हो, सांप्रदायिक स्थितियां पैदा करने का कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड रहा है। कुछ चीजों में कई जगह पहले से ही ऐसी स्थिति पैदा हो जिससे कि विभाजन हो। मुस्लिम वोट की बात भी वो करते हैं, वो भी आपने देखा है। बसपा के साथ क्या किया, बसपा के लोग भी पिछली बार चले गए थे, जैसा युवराज जी कह रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि सत्ता बीजेपी को आना ये केवल इसलिए कि वो आ जाएंगे। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने जिस ढंग से, अमित शाह भी हैं, नड्डा जी हैं, शायद वसुंधरा जी भी बाद में पूरी तरह से अपने 20 से 22 जितने उनके लोगों को टिकट मिला उनके लिए जितना कल तक वो काम करती रही हैं, इसलिए उन सब के बल पर, या गजेंद्र सिंह शेखावत जिनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है, वो भी कितना ताकत लगाए हैं, वो उसी जोधपुर इलाके के हैं। तो टक्कर है। लेकिन हाँ, मोदी जी के जो वायदे और काम किए हुए हैं, चाहे वो काशी का हो, मथुरा का हो, अयोध्या तो मंदिर बन के आ ही रहा है, इस सब का प्रभाव होगा। और गुर्जर वोट, अंतिम बात और मैं कहना चाहता हूँ, गुर्जर वोट, राजेश पायलट का परिवार, राजेश जी जो है वो उत्तर प्रदेश के ही थे। सचिन पायलट इसलिए वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वहां चूंकि गुर्जर था, जो अभी युवराज जी ने जिक्र किया, तो इंदिरा गांधी ने उनको उस समय चूंकि पावर के बाहर थे 80 के चुनाव में, मैं तो उसका मैंने वो रहा हूं जब लोगों के टिकट बंटवारे हुए,
तो इसलिए कि अजय उनको, और मैं राजेश पायलट से कहता था बाद में जब राजीव जी आ गए थे तब भी और वो सत्ता में रहे कि भाई आप यूपी क्यों नहीं जाते हैं, यूपी में क्यों मैं कांग्रेस के लिए। तो कहते थे मुझे पार्टी ने मुझे था, उनको ढकेल के रखा गया था ताकि वो यूपी में नेता ज्यादा ना बन जाए, क्योंकि 80 सीटें वहां होती थी और 85 होती थी एक समय में, तो इसलिए भी उनको धकेला गया। ये तो और भी बड़ी बात है। और गुर्जर वहां राजस्थान में नहीं है। हाँ। 2024 में जो मोदी जी ने कहा है इसका असर यूपी बिहार में भी पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, या और राज्यों में भी पड़ सकता है। चूंकि वक्त की पाबंदी इसलिए है ध्यान आलोक सर, रखें। हम बात करते रहेंगे और वक्त इसी तरीके से जाता रहेगा, चूंकि अब वाइंड अप का वक्त आ रहा है, बार बार कमांड मेरे कान में मिल रही है। बहुत शुक्रिया आलोक सर, बहुत शुक्रिया युवराज जी हमारे साथ इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। सवाल अब यही है, चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों के जहन में ये ख्याल आने लगा है कि कहाँ किसको मिलने वाली है कुर्सी।